गुड आफ्टरनून सबों को मेरे भाई। चलें हम लोग जो है ये सेट 21 साइंस का हम लोग जैसा डिस्कशन करें। चलिए ध्यान दीजिए, देखो भाई पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है। किसी परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलम्ब है, तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा क्या होगी। देखो भाई क्या दिया हुआ है आपको। आपको दिया हुआ है टाइम। कितना टाइम दिया हुआ है? 2 मिनट दिया हुआ है आपको, है ना। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 मिनट आपको दिया हुआ है। 2 मिनट को हम लोग जैसे सेकेंड में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि आपको जो है आवेश क्यू दिया हुआ है आपको 1200 कूलम्ब। तो आप जानते हो मेरे भाई कि क्यू इजकल टू होता है हमारा आई टी। क्यू इजकल टू क्या होता है? आई टी होता है। निकालना हमको आई है, तो क्या हो जाएगा? क्यू बटे टी हो जाएगा। क्यू आपको दिया हुआ है 1200 कूलम, और जो है हमारा सेकेंड कितना हो गया? 120 सेकेंड हो गया, है ना। तो 1200 कूलम में भाग दे दोगे भाई, कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर होगा। यानी 10 एम्पियर की धारा जो इसमें प्रवाहित होगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी पर आंसर जो है हमारा सही होगा पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u है। ठीक है, यहां से मान लो चलना शुरू किया मेरे भाई। ए बिंदु से चलना शुरू किया, बी बिंदु पर पहुंचा। जहां से चलना शुरू करता है वो इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट पर इसका जो है वेग कितना था? u था। इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग। और बी बिंदु पर जाकर के इसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो कह रहा है इसका औसत वेग क्या होगा भाई? औसत वेग क्या होगा मेरे भाई? तो यहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी जो होगा, है ना, वो हो जाएगा u प्लस वी बाई टू। यानी u और v दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कि चॉइस में आपका क्या दिया हुआ है? u प्लस वी बटे टू यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है ना, अधातु है भाई, है ना। तो ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला, पाया जाने वाला अधातु है। द्रव अवस्था में पाया जाना धातु कौन हो गया? हमारा ब्रोमीन हो गया भाई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का आंसर हमारा हो जाएगा डी। चौथा नंबर देखो मेरे भाई, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो ध्यान देना मेरे भाई कि जो नॉन डिग्रेडेबल होगा, है ना, जो कि जै जो जैव निम्नीकरण नहीं होगा, है ना, वो जो है हमको क्या करेगा? हमको जो है लास्ट तक जो है मृदा से बनी सामग्री, मिट्टी से जो बना होगा तो मिट्टी में मिल जाएगा भाई, वो तो हो जाएगा। पत्तियों, पौधे की पत्ती की सामग्री, कागज की बनी सामग्री, ये सब जो है ये तो जो है गल जाएगा। लेकिन आपका प्लास्टिक से बनी हुई जो सामग्री होगी ये जो है पर्यावरण को जो है अधिक समय तक बना रहेगा और हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों को ये क्या करेगा? नुकसान भी पहुंचाने का काम करेगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? चौथा का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
सत्य नहीं है, नहीं वाले को ढूंढना करना है। तो यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। गोलीय दर्पण कह रहा है, ये फोकस गोलीय दर्पण, मान लो ये गोलीय दर्पण हमारा है। अवतल या उत्तल दोनों में से कोई भी लोगे तो गोलीय दर्पण ही होगा मेरे भाई, है ना। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कहता है कि सदैव मुख्य अक्ष है, अक्ष पर से बिल्कुल जहां भी इसका जो फोकस होगा वो एक्सिस पर ही होगा, ये तो सही बात हो गया। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण, नहीं गलत हो गया ना। अब देखिए यहां से गया ये, यहां से परावर्तित होकर के अगर मान लो मुख्य फोकस से अगर गुजरेगा, सॉरी भाई एक मिनट, परावर्तन के बाद है ना, ध्यान दो भाई, ये है गोलीय दर्पण, ये है इसका मुख्य प्रधान अक्ष, यहाँ पर फोकस है। परावर्तन किससे गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। इस प्रकार से चला जाता है। लेकिन आपसे ये क्या कह रहा है कि परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। भाई मुख्य अक्ष के समांतर कैसे होगी? मुख्य समांतर ऐसे होता ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? आपका गलत स्टेटमेंट हो गया, और गलत ही आपको चूज करने के लिए कह रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बी का जो है दूसरा, 5 का दूसरा नंबर आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन 3 भागों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। इसे क्या कहते हैं? जान दो भाई। तो एंजियोस्पर्म के जो प्रजनन भाग फूल में स्थित मादा जनन अंग, मादा की बात कर रहा है। तो ध्यान दो मेरे भाई, आप जानते हो कि फूल अगर हम लेते हैं, कोई भी फूल ले लीजिए, है ना, तो फूल का जो है सबसे जो अंदर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं गायनेसियम। उसके बाद होता है एंड्रोसियम, एंडोसियम हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर होता है हमारा कोरोला, ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा कोरोला हो जाएगा। और उसके बाद जो है बाहर वाला क्या हो जाएगा? ये कैलिक्स हो जाएगा। सबसे बाहर वाला जो होता है ये क्या होता है? ये कैलिक्स होता है ना। तो यहाँ पर आप देख लो, है ना, ये मैंने बनाया, इसको जो है ये भाग हमारा ग्रीनिश भाग होता है। ये कैसा भाग होता है भाई? ये ग्रीनिश भाग होता है हमारा, ये जिसको बोलते हैं कैलिक्स, है ना। ये कैलिक्स हो गया। ये जो है डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर का होता है, इसको बोलते हैं कोरोला। ये है एंडोसियम जो कि मेल पार्ट होता है, और अंदर वाला जो होता है इसको बोलते हैं गायनेसियम। इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं गायनेसियम, जो कि फीमेल पार्ट होता है। ये हो जाएगा गायनेसियम हो जाएगा, है ना। और गायनेसियम का जो यूनिट होता है ना, ये हो गया हमारा गायनेसियम हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एंड्रोसियम हो जाएगा, एंड्रोसियम हो जाएगा। और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये कोरोला हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? कैलिक्स हो जाएगा। तो फ्लावर के ये 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गायनेसियम, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है ये जो अब वर्तिकाग्र है, उसके बाद है अंडाशय, ध्यान दीजिए। तो ये जो गायनेसियम वाला भाग जो होता है मेरे भाई, है ना, फीमेल पार्ट जो है, इसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं ओवरी, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा ही हमारा क्या हो गया? वर्तिकाग्र हो गया। ये वर्तिकाग्र हो गया, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोलेंगे, है ना। ये हो गया वर्तिका, है ना, ये वर्तिका हो गया। और ये क्या हो गया? ये हो गया अंडाशय। तो ये सारे पार्ट जो हो गए वो किसके हैं भाई? गायनेसियम के हैं। निगेटिव पार्ट हो गया। तो पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्य दल पुंज, पंखुड़ी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्त्री केसर हो जाएगा, है ना, जो कि हमारा फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का मेरे भाई। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये 3 पार्ट हमको दिया गया है।
ठीक है। तो फ्लावर का जो सबसे बाहरी भाग होता है कैलिक्स, जिसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। कोरोला हो गया, दलपुंज हो गया, है ना। उसके बाद हो गया पुंकेसर, उसके बाद अंतिम में होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर आपका जो है ये आंसर हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है। ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है मेरे भाई। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन जिसमें क्या हो रहा है? जुड़ रहा है मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, बोलो। यहाँ पर जो है कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। यहाँ पर भी कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर ऑक्साइड बना दिया। यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ नहीं जुड़ रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो है क्लोरीन जो है वो बाहर निकल रहा है मेरे भाई। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, है ना। इस तीनों में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीडेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भाई प्रिज्म को जो है इस पर जो लिया गया था, और न्यूटन साहब ने इस पर जो है सूर्य का प्रकाश जो है दिया भाई। और ये 7 रंगों में जो है बनाने वाला जो वर्णपट था, है ना, जो कि यहाँ पर जो है 7 वर्ण बना था भाई, ये न्यूटन साहब का प्रयोग था, जिसमें था हमारा भिबजियोर। क्या था? भिबजियोर था। ये 7 रंगों का जो यहाँ पर जो है वर्णपट तैयार हुआ था, वर्णपट। ठीक है। तो ये जो है न्यूटन साहब का प्रयोग था, इन्होंने किया था मेरे भाई। तो 45 का हमारा क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा भाई। जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है, देखिए भाई, त्वरणशील नहीं होता है मतलब, यानी त्वरणशील नहीं होने का मतलब जो घट बढ़ नहीं रहा है उसका, अगर यानी समान चाल से चल रहा है, कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच का संबंध सबसे अच्छा वर्णन करता है? दूरी, समय और चाल। देखिए, दूरी, दूरी, समय और चाल। तो आप जानते हो भाई कि जितने समय में हम जितनी दूरी तय करेंगे उसका जो मल्टीपल होगा, वही क्या, जितना समय और चाल का जो मल्टीपल होगा वो दूरी होता है भाई। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। और हमको जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये तो होगा नहीं, यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल, यहाँ से समय निकालोगे मेरे भाई, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी का रिलेशन चाल गुना समय कहीं तीनों में नहीं दिया हुआ है, समय का रिलेशन में निकाल रहे हैं तो दूरी बटे चाल आ रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। यानी 46 का आंसर हमारा क्या होगा? डी हो जाएगा भाई। लेकिन इसे कौन सा वृद्धि करता है, परिपक्वन होकर फल बनाता है? ध्यान दीजिए। देखो मेरे भाई, फल का जो निर्माण होता है, जैसे मैंने बनाया था कि ये जो है हमारा गायनेशियम है, गायनेशियम के अंदर जो है ये हमारा ओवरी है। ये क्या हो गया? ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। क्या पाया जाता है इसके अंदर भाई? ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ओवरी से हमारा क्या बनता है? फल बनता है। और ये जो ओव्यूल है, ये इसके अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। और इस ओव्यूल से हमारा क्या बनता है मेरे भाई? ये बीज बनता है। तो ओवरी से फल बनता है और ओव्यूल से क्या बनता है? बीज बनता है। तो आपसे पूछ रहा है कि फल किससे बनता है? फल बनाता है, फल कौन बनाएगा हमारा? तो फल जो है हमारा ओवरी बनाएगा। ओवरी को क्या बोलते हैं भाई? ओवरी को अंडाशय बोलते हैं।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा भाई अंडाशय। तो अंडाशय के द्वारा फल बनेगा, है ना, और ओव्यूल से क्या बनेगा? बीज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक परिपथ में 10 वोल्ट की बैटरी, 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन सा परिपथ में प्रवाहित होने वाले प्रभावी प्रतिरोध और धारा आई का सही मान क्या है? देखो मेरे भाई, यहां पर आपसे ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको निकालना है, और किसमें जुड़ा हुआ है? ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। आप जानते हो समांतर क्रम में आप ने पढ़ा होगा कि 1/R ई बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसा होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 1/R1 तुम्हारा कितना है? 2। R2 कितना है? 3। R3 कितना है? 6। जब सबका तुम एलसीएम लोगे तो होगा 6, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो 3 2 5, 1 6/6 हो गया, यानी 1 ओम। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान आर ई कितना निकल गया? 1 निकल गया। जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान 1 हो गया मेरे भाई, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? तो V इक्वल टू जानते होता है आई आर, तो आई बराबर हो जाएगा V/R। तो भी हमारा कितना है? भी हमको निकालना है, नहीं दिया हुआ है वोल्ट, इतना दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है। आर का मान मेरा 1 हो गया, तो आई कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर हो जाएगा। तो खोजिए जरा सा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा कितना हो गया? 1। इक्विवेलेंस क्या हो गया? 1 हो गया। और हमारा जो है करंट कितना हो गया भाई? 10 ओम हो गया। तो आपका बी नंबर आंसर देख लीजिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका 10 ओम ही है और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 ओम हो गया। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 48 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां एक व्यक्ति कार में बैठा है और एक सरल रेखा में स्थिर वेग से गाड़ी चल रहा है। यदि कार तेजी से बाईं की ओर मुड़ती है तो व्यक्ति को उनमें से किस दिशा में धक्का लगेगा? ध्यान दो मेरे भाई, जब हम कार को बाईं तरफ जब टर्न करेंगे तो व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसे दाईं तरफ जो झटका लगेगा भाई। कहाँ झटका लगेगा? उसे दाईं ओर झटका लगेगा, है ना। क्योंकि दाएं ओर इसलिए झटका लगेगा भाई कि कार का जो रोड और चक्के के बीच जो अभिकेंद्र बल कार्य करेगा उसके बराबर और विपरीत अपकेंद्र बल कार्य करेगा, जो कि सवार को जो है विपरीत दिशा में जो है ठेलने का काम करेगा। तो आंसर हमारा जो है 49 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। दाईं ओर जो है ये बेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पर्यावरण में सभी जानकारी कुछ या तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है और ये ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होते हैं। भाई ये कहाँ पर स्थित होते हैं? पर्यावरण की सभी जानकारी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा हमें मिलती है। हमारे जो सेंस ऑर्गन है, तो सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं मेरे भाई? वही आपसे जो पूछ कह रहा है कि सेंस ऑर्गन है हमारा कौन सा होगा। तो ध्यान देना, तो नासिका हमारा सेंस ऑर्गन है ही भाई, आंतरिक कर्ण भी हमारा सेंस ऑर्गन है और जीभ भी सेंस ऑर्गन है। तो हमारा तीनों आंसर हो जाएगा सही, यानी आंतरिक कर्ण, नासिका और जीभ ये तीनों हमारे सेंस ऑर्गन हैं जो कि हमारे पर्यावरण की सभी जानकारी है ना जो हमें देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लेकिन में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? इनमें में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह, राजमार्ग पर सीधी चलती हुई कार, ये तो वृत्तीय गति नहीं होगा मेरे भाई। आकाश में उड़ता हुआ एक पक्षी, ये भी नहीं होगा। फुटपाथ पर चल रहा एक व्यक्ति, ये भी नहीं होगा भाई। हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा? पृथ्वी के चारों ओर, है ना, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ ये हमारा जो उपग्रह होगा, ये क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से
क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और जड़ों से पत्ती तक भेजने में सहायक होता है? ध्यान दीजिए, जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायक होता है। तो भाई पत्ती से जड़ों तक प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनेगा, स्थानांतरण एक दूसरे जाएगा, श्वसन होगा, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन, जल तथा जल में घुले हुए खनिजों का अवशोषण अवशोषण और उसे जड़ों से पत्ते तक भेजने में कौन काम करेगा मेरे भाई? तो हमारा जो है ये आंसर हमारा जो क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो जाए, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, क्योंकि ये तो भोजन का निर्माण करेगा, ये विखंडन करेगा, स्थानांतरण करेगा। तो जड़ों से पत्ते भेजने में सहायता कौन करेगा? वाष्पोत्सर्जन करेगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपट्टी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु हमारा है वो जो है हमारा कौन सा है मेरे भाई? तो ये आपसे जो पूछा जा रहा है, तो मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु हमारा क्या है? सोना है। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है भाई? तो भाई वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? जितना ही ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, वाष्प उतना ही ज्यादा जो क्या होगा, ऊपर निकलेगा मेरे भाई। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण घटता है, पृष्ठ क्षेत्रफल कमी के साथ वाष्पीकरण घट बढ़ता है, क्षेत्रफल के पृष्ठ क्षेत्रफल की वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यही कारण है मेरे भाई कि मरुस्थलीय भागों में जो चौड़ी चौड़ी पत्तियां वाली जो है पत्तियां नहीं होती वृक्ष में, क्योंकि अगर पत्तियां ज़्यादा चौड़ी होंगी तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाटर क्या होगा, जाता है, इवोपरेट करेगा। इसीलिए मरुस्थलीय भागों में पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं उसकी जो पत्तियां होती है वो कांटे में रूपांतरित हो जाती हैं, है ना, उसमें जो है स्पाइन में जो है क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण यहाँ पर जो हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यदि रक्त संयोजी ऊतक है तो अस्थियां क्या है? एपिथेलियल ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक से भाई अस्थियां, एपिथेलियम तो आपका स्किन हो जाएगा, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक मस्कुलर टिश्यू, है ना, वो मस्कुलर टिश्यू तो मांस हो जाएगा आपका भाई। तो यहाँ पर जो है आपका ये भी संयोजी ऊतक ही है। तो अस्थियां क्या होती है, वो भी संयोजी ऊतक ही होती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू ही होगा मेरे भाई, ये भी है ना, हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी? परमाणु के नाभिक की खोज जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था मेरे भाई, सबको पता है, आपको बच्चा बच्चा को पता है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन साहब थे। जेम्स चैडविक साहब ने जो है न्यूट्रॉन का खोज किया था भाई, है ना। और रदरफोर्ड साहब ने किसका पता लगाया था, न्यूक्लियस का पता लगाया था, नाभिक का। तो हमारा जो है रदरफोर्ड साहब हो जाएंगे इसका आंसर मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें में से कौन सिकुड़ता और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है, उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है भाई। तो ब्लड है ना, उपास्थि, अस्थि नहीं, मसल्स, सिकुड़ता और फैलता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो होता है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, मांसपेशी में हो जाएगा, मसल्स में होगा। और मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई? इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मेरे भाई? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में मदद करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 95 का हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हमारा जैसे ही होगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म प्राकृतिक अवस्था में धातु युग्म
प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये कह रहा है कि कौन सा धातु जो है वो हमें बिल्कुल जो है नेचुरल है ना, नेचर में जो है वो पाए जाते हैं भाई, और नेचर में पाए जाते हैं। तो नेचर में जो पाया जाता है वो हमारा कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, गोल्ड एंड प्लेटिनम, कैल्शियम और एल्युमिनियम, सोडियम और पोटासियम। तो भाई इसमें गोल्ड और प्लेटिनम ये जो है हमारा जो है नेचुरल स्टेट में जो है पाया जाने वाला धातु का युग्म है। थैंक यू मेरे भाई। आज इस सेट में इतना ही क्वेश्चन हमारे साइंस का था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिर बात करेंगे। ओके, धन्यवाद। चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग ग्रुप डी आपका सेट नंबर 21 के मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे और सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। कह रहे एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज के यहां पे कह रहा है कि इसका जो भुजा है, समांतर भुजाओं की लंबाई ये 15 है और ये आपका दे रखा है कितना, 16। और इसकी हाइट नहीं पता है कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतना दे रखा है, लेकिन हम लोग के अनुसार जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो होता है वो हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू आपका समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग 6 5 आपका हो जाएगा ये 31 और इंटू हाइट। हम लोग के अनुसार समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 900 कितना, 61 दे रखा है, 900 आपका 61 दे रखा है। तो 961 ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 31 बार में, क्योंकि ये 31 का स्क्वायर है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 62 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो एक बार फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे दोस्त, फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। यहां पे देखो अगला कह रहा है कि अल्फा और बीटा ये दिया हुआ है, इसका एक मूल है, रूट है। तो कह रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण का मूल आपका इतना होगा। एक बात समझो कि हमको जो किस समीकरण का, तो समीकरण अगर निकालने की बात करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा और बीटा प्लस अल्फा, ये एक्स आएगा। और यहां से आपका हो जाएगा अल्फा बीटा और बीटा इंटू अल्फा, है ना। यहां से ये आ जाएगा कि एक न्यू समीकरण निकालना है। तो न्यू समीकरण जब निकालना रहेगा, तो न्यू समीकरण जब निकालना रहता है तो हम जानते हैं कि यहां पे क्या होता है कि मूलों का सम इंटू एक्स और मूलों का गुणनफल यहां पे न्यू समीकरण में होता है। तो यहां से आप अगर यहां से निकाल पाएंगे तो देखो क्या निकाल सकते हैं। यहां से अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करेंगे तो ये आपका 3/2 होगा। और अल्फा इंटू अगर बीटा की बात करेंगे तो -5/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे b अपॉन ए और c अपॉन ए, तो b माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस b अपॉन ए हो जाएगा। और यहां से अगर बात करें तो c अपॉन ए, तो -5/2 आ जाएगा। और यहां से अगर सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा अल्फा। तो यहां से आपका आ गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और ये अल्फा और बीटा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा और बीटा हो जाएगा। और ये अल्फा और बीटा, इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा, तो ये 3 3 9, 9/4 और ये 2 2 कट जाएगा, तो आपका माइनस माइनस +5 हो जाएगा। ये -5/2 लिखें, 2 2 कट जाएगा, तो ये आपका +5 हो जाएगा। और यहां से -5/2, ठीक है। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो 4 5 20 29, 29/4 और गुना ये आपका -5/2 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो 29/10 आ गया। अगर यहां पे बात करें कि अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू अल्फा, तो ठीक है कोई बात नहीं, यहां से निकल गया। अब देखो यहां से ये वाला और ये वाला कट होगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। प्लस इसका पूरा वैल्यू देखो, यहां सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा, माइनस माइनस प्लस आपका 29/10 एक्स, और ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपका 10 एक्स स्क्वायर
इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। सही आंसर आ जाएगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान दे पाएंगे, देख पाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट यहां पे नहीं है, इस बात को ध्यान देना। बाय ऑप्शंस अगर ये बिना सॉल्यूशंस का बनाना चाहते, कि ये बिना सॉल्यूशंस का आप चाहते तो बहुत आराम से बना सकते थे। देखो यहां से, यहां पे आप अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो अल्फा बीटा बीटा अल्फा, तो ये कट कर यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आंसर और ये आंसर पॉजिटिव वाला होगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। और जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे -3/5 और नीचे आपका ये कैल्शियम लेंगे तो अल्फा बीटा आ गया, मतलब निगेटिव वैल्यू आएगा। तो निगेटिव वैल्यू निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव था और यहाँ से भी निगेटिव आए तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसे भी आंसर मार के आप आगे बढ़ सकते थे, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, अगला सवाल बोला गया है कि एक नाव विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाता है। विपरीत दिशा में कहने का मतलब डाउन स्ट्रीम में धारा के विपरीत जाता है, ये कितना 30 किलोमीटर, और धारा के दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम में ये गया है 44 किलोमीटर। तो जब ये गया है मेरे भाई, यहां पे एक बात समझो, यहां पे गया है तो यहां पे x-5 होगा, क्योंकि x आपका क्या है, नाव की चाल, और y माने है किसका, धारा की चाल। और जब एक दूसरे के अपोजिट चलता है, एक दूसरे के जब अपोजिट चलेगा तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट चलेगा तो x-y, और यहां से आ जाएगा x+y, और ये टोटल आपको 10 घंटा में ले जाता है, टोटल 10 घंटा में। साथ ही यह धारा के विपरीत दिशा में अगर 40 किलोमीटर जाता है x-y, और ये आपका 55 धारा की दिशा में, तो यहां पे समय लेता है कितना, 13। तो धारा की चाल निकालना आपको, धारा की चाल क्या होगा, तो धारा की चाल आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए यहां पे देखो क्या गुना करेंगे भाई, यहां पे क्या गुना करेंगे, यहां पे आप गुना कर दो 4, और यहां पे गुना कर दो 3, यहां पे 4 और यहां पे आपका 3, यहां 4 और यहां पे 3। तो देखो यहां से एक इक्वेशन आपका 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4 चौक 16 176, और यहाँ 5 तिया 15 और 5 5 तिया 15 165, 76, मतलब यहां से आ गया 11 x+y। ठीक है, और यहां से अगर देखने को मिला 10 चौक 40, तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 10 चौक 40 मतलब 1। यहां से x+y आपका आ गया कितना, 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर। अब जब ये 11 किलोमीटर पर आवर आएगा, तो जब 11 रखेंगे यहां तो 44, 4 बार में कटेगा, उधर 10 जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा 6, तो 6 पंचे 30, मतलब x-y का मान आपका कितना आ जाएगा, 6 उधर जाएगा, तो 6 पंचे, तो ये आपका 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यहां से आपका धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल की अगर बात करें, धारा की चाल क्या होगा, तो धारा की चाल अगर मतलब बात करें तो ये y, तो धारा की चाल जब x+y का मान दिया हो, जब x-y का मान दिया हो, तो अगर y की वैल्यू निकालने की बात करें तो इसमें से घटा देंगे, तो 11 में से 5 गया तो 6, और घटा कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यही आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इस बात को ध्यान दे पाएंगे। आंसर 3 किलोमीटर इसका सही उत्तर आ जाएगा। अब देखो यहां से बोला गया है, यहां से बोला गया है कि दी गई आकृति में L1 और L2 समानांतर है। L1 और L2 मतलब लाइन 1 और लाइन 2 आपका क्या है, समानांतर है, ये समानांतर है। अब कह रहा है कि कौन एंगल जो है, एंगल 4 आपका दिया हुआ है, और एंगल 7 आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो P उनके तिर्यक छेदी रेखा है, तो x का मान क्या होगा, इसकी बात कर रहा है ना, तो इसकी बात कर रहा है। तो यहां से एक बात समझो, ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल 4 और एंगल आपका 5, ये दोनों बराबर होगा कैसे, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, है ना, अल्टरनेट एक्स इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कोण आपका बराबर होगा।
और जब ये कोण और ये कोण, अगर ये कोण बराबर होगा और ये दिया हुआ ये दिया हुआ, तो ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 7 और एंगल 5 आपका हो जाएगा 180 डिग्री। और ये 5 और 4 आपका दोनों बराबर है एकांतर अंतःकोण से। तो 7 का वैल्यू आपका दे रखा है कितना, 7 का वैल्यू 45 दे रखा है, और ये आपका 5x और प्लस 3 पाई, क्योंकि इसका भी पूरा वैल्यू, इसका भी वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 5x प्लस 3 5 आ जाएगा। तो यहां से 180 डिग्री और ये 5x, तो यहां से 5 5 5 10 80, तो 100 आ जाएगा यहां से घटकर। x का मान आपका आ गया कितना, 20 इज द राइट आंसर। 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है यहां तक, बात समझे। अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे बोला गया है क्या कि एडी और बीसी एक खेल के मैदान ऊर्ध्वाधर खड़े एक क्रमशः 30 मीटर और 15 मीटर लंबे दो खंबे, मतलब यहां पे बोला कि 30 मीटर एडी और बीसी खेल के मैदान के ऊर्ध्वाधर खड़े क्रमशः 30 मीटर, मतलब यहां पे बोला कि एक एडी है, ठीक है। यहां पे बोला कि ये एडी है, ये एडी है, और ये आपका क्या है, बीसी। अब कह रहा है कि ए बी क्रमशः दोनों खंबे एडी बीसी के बेस बिंदु है, उनके बीच की दूरी, आपका ये दूरी दिया हुआ है कितना, 6 मीटर दिया हुआ है। इनके बीच की दूरी जो है ये 6 मीटर दिया हुआ। और सीई और बी ए, तो ये यहां से इसको मिला दिया गया, और इसको जब यहां से मिक्स करेंगे, ठीक है, ये मिक्स करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका सीई, तो सीई ये आ जाएगा। तो ये सारा चीज आपका लिखा हुआ, सारे चीज हमने यहां पे लिख दिया। अब आपसे क्या बोला गया है, सीई प्रतिच्छेद। अब देखो यहां से क्या क्या है, तो ये टोटल आपका 30 दिया हुआ है, ये आपका 30 मीटर दिया हुआ है टोटल। तो 30 मीटर आपका ये है, तो ये बोला गया है आपका कितना है, 15 मीटर है। अगर ये 15 है, ये भी आपका 15 है, 15 और ये भी 15 हो जाएगा। अगर ये 36 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 15, तो ये भी आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे बोला गया डीई सी और ए बी सी आय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां से आपका निकालना है डीई सी और यहां से चतुर्भुज ए बी सी ई का एरिया, मतलब यहां क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा डीई सी, मतलब इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया, रेड वाला का एरिया, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा। अब देखो ये एक आयत बन गया। अब अगर बात करें यहां से, एक ये आयत बन गया, ये आयत बन गया, तो आयत जब बन गया तो यहां से 36 गुना आपका 15, क्योंकि ये आमने सामने का बराबर होगा, आमने सामने का भुजा बराबर होगा, तो 36 गुना 15, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 1:2, ऑप्शन नंबर डी, 1:2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1:2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे बोलते हैं 44, 46 और 184 को एक संख्या x से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में समान शेषफल आता है, x का सबसे बड़ी मान क्या होगा। अगर रिमाइंडर समान शेषफल की अगर जब भी बात करें, है ना, रिमाइंडर अगर सबसे समान शेषफल की बात करें तो याद रखना इसको इसमें से घटाएंगे, तो एलसीएम एचसीएफ ऑफ 96 माइनस 44 जब समान शेषफल की बात करेगा तब 184, ठीक है,
तो यहां से आ जाएगा इसका 2, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 14, यहाँ बच गया 17, 17 में से 9 चल जाएगा तो ये आपका 8, और यहां से अगर देखेंगे 0, 140। मतलब ये तीनों का अगर ऐसे आप निकालते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस कहाँ पे है। तो मिनिमम डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया 36। तो 36 का कौन कौन फैक्टर है? 36 का फैक्टर 1 है, ये 1 है, और 36 का फैक्टर ये नहीं होगा। तो x का सबसे बड़ी मान क्या होगा? तो 36 का फैक्टर ये 6 से कटेगा, 13 चौका 52, नहीं 6 से कटेगा तो 5 दूनी 60, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि 36 से 36 का फैक्टर आपका क्या क्या ले सकते हैं? तो 36 का फैक्टर 4 गुना 4 6 ले सकते हैं, या इसको 9 गुना 4 ले सकते हैं। तो 9 से तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये 9 नहीं होगा। ये 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से आपका कोई भी नहीं कटेगा, है ना, 6 से आपका नहीं कटेगा। तो आपका यही एक 4 से कटा है, 4 से ये भी कटा है, ये भी कटा है, ये भी कटा है। जब ये 4 से ये कट रहा है, पूरी तरह से कटना चाहिए तो 4 से कट रहा है, तो जब इसको 4 से कटाएंगे, जब इसको 4 से कटाएंगे, जब इसको 4 से कटाएंगे तो रिमाइंडर आपका क्या होगा? शेषफल समान प्राप्त होगा। शेषफल समान कहने का मतलब वो आपका 0 भी प्राप्त हो सकता है, चाहे कुछ भी प्राप्त हो सकता है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो यहां से आंसर हो जाएगा आपका कितना? 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे बोला कि ये दिया हुआ है तो आप यहां थीटा, जब भी कॉट किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाला क्वेश्चंस में, ट्रिगोनोमेट्रिक वाले सवाल में जब भी अगर देखेंगे टेन थीटा कॉट थीटा नजर आ जाए तो याद रखना थीटा बराबर आप क्या रखेंगे? 45 डिग्री रखेंगे। थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो 45 आपका रखेंगे तो यहाँ पे 45 आपका 112 हो जाएगा, और यहाँ 45 रखेंगे तो ये 1/√2 हो गया। तो cos 1/√2 तो यहां से आ जाएगा आपका 1/√2, तो √2 इधर गुना हो जाएगा तो √2 + 1 ये आ जाएगा। और यहां से रखेंगे, चल रहने दो, यहां पे एक काम करते हैं, ये दोनों को अगर प्लस में माइनस में तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, क्या इसको लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो जब ये साइन स्क्वायर थीटा होगा और 45 रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर देखो इसको गुणा करेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी अगर 45 रखेंगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2, और यहां से आपका हो जाएगा कितना? 2। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और आंसर आपका आ गया कितना? 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। 1 1 इज द राइट आंसर, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। वो प्लस में है ना, और यहाँ प्लस में, बीच में देखो प्लस में, तो बीच में प्लस है तो ये 1 1 आपका कितना हो गया? 2 आ जाएगा। ये 1 से कटा और इधर भी 1 कटा तो 1 + 1 आपका कितना आ गया? 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होकर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक सेमिनार में एबीसी विषयों पर प्रतिभागियों को संख्या पर क्रमशः एक सेमिनार में ए बी और सी विषयों में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 96, 160 इतना है। मतलब यहां से बोला कि ये विषय ए में और विषय बी सी में प्रतिभागियों की संख्या 96, 160 और ये आपका 224 है। इन प्रतिभागियों को रुकने की व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जानी है, जिसमें से सभी कमरों की प्रतिभागियों की संख्या समान होगी। मतलब सभी कमरों में, अलग अलग कमरों में इसको रखा गया है, अलग अलग कमरों में इसको रुकने का व्यवस्थित किया गया, और सभी में कह रहा है कि बराबर है, सभी में अगर बराबर है, सभी में संख्या बराबर है। एक कमरे में एक ही विषय की प्रतिभागी होंगे, मतलब अगर ये कमरे में अगर ये ए का है तो ए का ही रहेगा, बी का है तो बी का ही रहेगा, सी का रहेगा तो सी का रहेगा। मतलब जिस कमरे की अगर बात करें तो इस तरीके से कमरे, जिस कमरे की बात करेंगे तो उसमें आपका एक ही प्रतिभागी, एक ही विषय वाला प्रतिभागी होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। सर 45 ही क्यों लिए?
क्योंकि जब भी अगर बात करें यहां पे कभी भी अगर ये वैल्यू दिया है और कॉट और टेन नजर आ जाए और साइन कॉस भी नजर आ जाए, तो उस स्थिति में आपको कॉट जैसे ही और टेन नजर आ जाएगा तो थीटा बराबर 45 डिग्री रखते हैं, हर हाल में 45 रखें। क्यों कि टेन 45 बराबर आपका 1 होता है और उसी से सॉल्यूशन आपका आसान हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब कह रहा है कि एक कमरे में एक ही विषय में प्रतिभागी होंगे, इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होंगे। सबसे पहली बात देखेंगे कि एक कमरे सबसे आपका देखें कमरे में संख्या का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा। तो कमरे में प्रतिभागी की संख्या मैक्सिमम क्या होगा एक कमरे में, मैक्सिमम मैक्सिमम जो संख्या होगा मतलब इन तीनों का आपका एचसीएफ होगा। तो तीनों का एचसीएफ आप देख पा रहे होंगे कि तीनों का एचसीएफ क्या होगा। तो तीनों का एचसीएफ आपका देखो 16 से ये भी कट रहा है 16, और वो 16 से ये भी कट रहा है, 16 से ये भी कट रहा है और 16 से ये भी कट रहा है। तो यहां से देखेंगे इसका एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो एचसीएफ यहां से निकाल देंगे। ठीक है 16 32 से भी कट रहा है, 32 32, देखो इसका एचसीएफ जो होगा वो आपका 32 हो जाएगा। एचसीएफ देखो जो जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कट सके, या आप ये दोनों के बीच का अंतर ले लो, तो दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 और ये 64। 64 से ये नहीं कटेगा, 64 का फैक्टर लिखो तो 32 गुना 2 लिखते हैं, तो ये 2 से तो मिनिमम हो जाएगा, लेकिन एचसीएफ का मतलब होता है मैक्सिमम 2 छोड़ दो। 32 से ये भी कट रहा है, 32 से ये भी कट रहा है, 32 से ये भी कट रहा है, एचसीएफ आपका 32 हो जाएगा। तो कमरे की जो संख्या होंगे कि कमरे की संख्या क्या होगा, तो कमरे की संख्या मान लेते हैं कि एक कमरे में 32 संख्या होंगे, एक कमरे में 32 होंगे तो 96, तो 96 को किससे काटेंगे 32 से, मतलब 96 स्टूडेंट जो प्रतिभागी हैं वो कितने कमरे में अटेंगे, तो 32 से, एक कमरे में 32 तो 32 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 32 से कटेगा और ये आपका 32 से कटेगा। ठीक है ठीक है। तो ये देखो कटेगा आपका कितना बार में, 3 बार में, ये कट जाएगा आपका 5 बार में और ये कट जाएगा आपका 7 बार में। तो 7 5 12 3 15, मतलब कमरे की संख्या जो होगा कितना होगा 15 होगा, कमरे की संख्या आपका 15 हो जाएगा। कमरे की संख्या कितना हो जाएगा 15। अगर पूछता कि एक कमरे में मैक्सिमम कितना स्टूडेंट होते तो आंसर आपका 32 होता, लेकिन कह रहा कमरे में कमरे की संख्या कितना होता तो वो ले लेते। देखो यहां से अगर बात करें कि यहां पे दिया हुआ है ए बाई बी के फॉर्म में लिखना है, तो यहां से जब भी ए बाई बी के फॉर्म में लिखना है तो ये पूरा लिख दो, और जितने पे अगर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो, और बटा जितने पे रेकरिंग है उतना 9 और जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखते हैं, ये कंडीशन आपका कहता है। तो ये आपका ए बटा बी है। तो ये आपका 5 में से 2 चल गया 3, 14 में से 7 गया 7, और यहां से आपका हो गया कितना एक 17 और बटा यहां पे इतना। तीन से इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये 3300, और 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 11 3 तिया 9, 2 27 9 तिया 27, और ये आ जाएगा। ठीक है 3 से कट जाएगा तो ये फिर 3 से कटेगा, 3 से फिर कटेगा तो 7 तिया 21 और 29, 9 9 तिया 27 और ये 7 आ जाएगा। तो यहां बोला कि ए और बी का एचसीएफ क्या होगा। ए और बी का महत्तम एचसीएफ है, तो मैक्सिमम एचसीएफ है तो आपका 1 हो जाएगा, तो यहां पे बी और बोला है ए, तो बी बी हो जाएगा आपका इतना। तीन, और यहां पे आपका आ जाएगा
नो, नो, जीरो। तो ऑप्शन नंबर आपका आ गया डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का एक गेंदबाज 10 अलग अलग मैचों के लिए विकेट की संख्या दर्शाता है, तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक ज्ञात कर रहे हैं, बहुलक का मतलब जो मैक्सिमम बार, मैक्सिमम टाइम आया है, तो मैक्सिमम टाइम आपका देखो तीन, तीन आया है मैक्सिमम टाइम, तो आंसर आपका तीन हो जाएगा। और यहाँ पे चार दो बार है, दो 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 बार है, तो मैक्सिमम, बहुलक का मतलब होता है जो मैक्सिमम बार आया हुआ है, मैक्सिमम बार आपके, मैक्सिमम बार आपका विकेट दर्शाता है। 10 मैच खेला गया तो मैक्सिमम आपका 10 मैच में मैक्सिमम विकेट कितना कितना लिया था, तीन तीन तीन, तीन वो मैच में आपका मैक्सिमम लिया गया है, तो तीन इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे बोला गया है कि ये एक ग्राफ है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस यहां देखो जून की तुलना में जुलाई में खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। जुलाई में खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या 240 है, और यहां पे जून की तुलना में, जून में आपका देखो यहां पे 180 है, संख्या में लगभग कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है। तो जून में आपका 180 है, तो बटा आपका 180 कितना का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हुआ 60 का, तो 60 गुना आपका 100 कर देंगे, तो यही आपका वृद्धि हुआ। तो लगभग की बात किया गया तो ये 3 से, तो 33 सही 33% हो जाएगा, लेकिन लगभग बोला गया है तो ये आपका हो जाएगा कितना, 33%। ऑप्शन नंबर कितना, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं कि यहां वस्तु का मान दिया है, यहां पे आपको निकालना क्या है, औसत निकालना है, तो औसत आपको निकालना है, भरित औसत आपका दे रखा है। चलो देखो यहां पे भारित औसत की बात करें तो ये आपका जो दे रखा है 24.5 ये औसत है, और हम लोग के अनुसार औसत जो होगा 15 तिया 45, दो दूनी 4, 30x, और ये आपका आ गया 43। इसको सभी को जोड़ देंगे तो ये आपका टोटल योगफल आ जाएगा। टोटल योगफल 23, और यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको 2 दे देते हैं तो 45, 45 आपका 90, और 90 दो 90 दो 92, और प्लस आपका ये 30x हो जाएगा। और यहां से इसको जोड़ेंगे 3 दो 5 1 6, तो ये आपका 6 प्लस x हो जाएगा। तो टोटल योगफल की बात करेंगे तो ये आपका 92 प्लस 30x हो जाएगा, और इसको जब संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 92 30x, और 6 गुना होगा 6 पंचे 30, 3 6 चौक 24, और 3 7, और 6 दूनी 12, 12 दो आपका हो जाएगा 147, और यहां पे आ जाएगा कितना, तो इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 24, मतलब 5.5x, और ये आपका उधर जाएगा तो 5 5, तो पॉइंट के बाद यहां हटाएंगे तो x बराबर आपका आ गया कितना, 10, x बराबर 10, ऑप्शन नंबर ये x का ही मान पूछा गया है, और x का ही मान पूछा गया तो d बराबर इतना आ जाएगा, ये बात समझ पाए। ठीक है, शालिनी की आयु उसके 2 पुत्र के आयु के योग के 4 गुनी है। शालिनी की आयु जो है उसके 2 पुत्र के आयु के योग का 4 गुनी है। मान लेते हैं कि 2 पुत्रों की आयु का योग x वर्ष मान लिए, तो शालिनी जो है 6 वर्ष बाद, तो मान लेते हैं यहां से पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो शालिनी और 2 बच्चा, मतलब यहां से मान लेते हैं a प्लस बी, इसका x है तो ये आपका कितना हो जाएगा 4x। फिर बोला गया 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इसमें भी 6 जोड़ेंगे, और इसमें भी आपका कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो 4x प्लस 6, और यहां से बच्चा वाला आपका, यहां बच्चा का x है तो x प्लस 6, तो कह रहा है कि पुत्रों के आयु के योग के दुगनी हो जाएगी, मतलब ये 6 वर्ष बाद इसका दुगनी हो जाएगी, मतलब ये आपका 2 है ये 1 हो जाएगा। तो यहां से 4x और 6, 2x और 6 दूनी 12 हो जाएगा, इस बात को देखो, तो यहां पे 2x और ये 6, तो x बराबर आपका कितना आ गया 3 आ गया, 3 आ गया। तो यहां से पूछा गया शालिनी की वर्तमान आयु 4 तिया 1 मिनट 6 वर्ष बाद शालिनी की आयु अपने पुत्रों की आयु के योग का दुगनी हो जाएगी। ठीक है, 6 वर्ष बाद
दुगनी हो जाएगी, इसका दुगनी हो जाएगी। तो शालिनी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 6, ओ सॉरी 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 सॉरी, 6 साल 6 साल, इसमें 6 साल, देखो बच्चा, तो 6 साल इसमें भी जुटेगा और 6 साल इसमें भी जुटेगा। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, क्योंकि 2 बच्चा है तो 6 6 यहां पे कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। 6 साल, अगर 6 साल 2 बच्चा है तो 6 6 दोनों में जुटेगा, तो 6 6 12 हो जाएगा। तो यहां भी आपका देखो 12 दूनी ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 18। तो x बराबर आपका आ गया 9। तो यहां से इसका पूछा गया है, तो 4 गुणा 9 ये कर देंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन। यहां पे हम 12 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पे 2 बच्चा है, तो दोनों में भी, मतलब ए में भी आपका यहां पे 6 साल जुटेगा और बी में भी आपका कितना 6 साल जुटेगा। तो यहां पे पहले x था योगफल, तो 6 6 आपका कितना हो गया, 12 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब कह रहे हैं यहां से देखो 6 अंकीय संख्या है, 6 अंकीय संख्या है, कह रहा है कि ये आपका 125 से आपका डिविजुअल है। तो 125 से जब डिविजुअल होगा तो ध्यान देना, जब 125 से अगर डिविजुअल होगा तो ये 3 अंक जो होगा, याद रखना, अगर कोई संख्या 25 से डिविजुअल होगा तो यहां से जो भी होगा ये डबल डिजिट जो होगा वो 25 का मल्टीपल होगा, 25 होगा या 50 होगा या 75 होगा 25 से। अगर 125 से डिविजल होगा तो ये वाला आपका जो संख्या होगा ये आपका 125 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा। जब 125 से अगर डिविजल होगा, अगर कह रहे हैं कि कोई संख्या आपका यहां से इस तरह से ये 25 से डिविजल होगा तो लास्ट आपका 2 संख्या जो होगा ये आपका 25 का मल्टीपल होगा। तो 25 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 25 का 25 है तो अगला हम यहां कह सकते हैं कि अगर 625, देखो 625 का लास्ट का 2 डिजिट, 1250 लास्ट का 2 डिजिट 25 से करता है, तो ये बात समझा, ये 25 का मल्टीपल होगा, इस बात को ध्यान देना। तो यहां भी 125 का मल्टीपल होगा, तो 125 का मल्टीपल कहने का मतलब ये जो वैल्यू होगा क्या क्या आएगा, 125 दूनी 250, 125 तिया 375, 125 चौका 500, 125 पंचे 625 और 125 छक्का 600 और 25 चौक 600 700 50, 5 7 8, इतना ही होगा, आगे नहीं होगा, आगे फिर आपका अलग हो जाएगा। 3 डिजिट में लिखना है। तो ये देखो आपका यहाँ पे करे यूनिट डिजिट आपका 5 है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे कितनी संख्या आपका पॉसिबल, 1 2 3, मतलब पॉसिबल आपका संख्या कितना है, 3 होगा। पॉसिबल संख्या आपका कितना होगा, 3 होगा। इस बात को समझे, पॉसिबल संख्या आपका हो जाएगा 3। सॉरी 125 भी होगा, 125 भी तो होगा, मतलब 4 हो जाएगा। 125 भी तो ये रखा सकता है ना, ये 4 हो जाएगा। ठीक है। समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण आपका माप इतना है, तो यह एक आपका क्या होगा, दशमभुज होगा, क्या होगा ये पता नहीं। तो यहां से एक बात समझो कि आंतरिक कोण का मान, तो यहां से याद रखना 140 दिया हो, प्रत्येक आंतरिक कोण जब 140 दिया हुआ है तो फॉर्मूला होता है n-2 180 डिग्री और बटा आपका n, ये प्रत्येक कोण का, प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है। ये कट जाएगा आपका 20 से, 20 सती 20 नमा। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो 2n और ये आपका 18, n बराबर आपका 9। मतलब ये n जो n n का मतलब क्या हुआ कि ये भुजा हुआ,
तो वो आकृति की भुजा 9 होगा, तो इसको बोलेंगे नवभुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 43। ऑप्शन नंबर आपका 43 इसका नवभुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 43 इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक निवेश दर पर 4% साधारण ब्याज आपके प्राप्त होता है, इस पर निवेश की गई दुगना होने पर कितने वर्ष समय लगेगा? इस निवेश को दुगना होने के लिए देखो यहां पे मान लेते हैं कि मूलधन आपका 100 रुपया था, अब कह रहा है कि निवेश को दुगना होने तक, तो मतलब अमाउंट आपका होने के लिए, अमाउंट 200 रुपया होने के लिए, मतलब ये 100 रुपया था और ये 200 रुपया होने तक के लिए कितने साल की जरूरत पड़ेगा? ये दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ है कितना? रेट आपका दिया हुआ है कितना? 4%। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रेट यहां पे 100 से 200 हो गया, तो 100 से 200 होने के लिए ब्याज इसमें कितना मिलना करना होना पड़ेगा? तो ब्याज आपका 100 होना पड़ेगा। तो ये 4% है, तो ये हम जानते हैं कि ब्याज आपका जो होता है, ब्याज जो होता है वो RT% होता है, और RT% आपका 100 दिया हुआ है, तो यहां पे आपका 4 दिया हुआ है, तो टाइमिंग आपको निकालना है। तो टाइमिंग निकालने की बात करें तो 25%, मतलब टाइमिंग आपका यहां पे देंगे 25, तो 25 चौका 100 बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका। तो ऐसे भी समझ पाए कि कोई धनराशि 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, वो कितने समय के बाद दुगना हो जाएगा, मतलब 200 रुपया हो जाएगा। अगर 1 रुपया था तो 2 रुपया हो जाएगा। आप जितना इन्वेस्ट की बात करेंगे उतना उसका दुगना हो जाने के लिए, मतलब 100% उसको ब्याज मिलेगा। तो 100% ब्याज मिलेगा, तो हम जानते हैं कि ब्याज आपका RT% होता है। तो SI आपका यहाँ पे R दिया हुआ है आपका 4, तो इसमें कितना गुना करेंगे जो आपका 100% हो जाएगा? तो 25 चौका 100, मतलब ये 25 आपका जो होगा यही आपका टाइमिंग हो जाएगा। टाइमिंग 25 ईयर्स इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, 5 सेब और 8 आम का मूल्य 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर है। तो यहां पे बोला कि 5 सेब 5 एप्पल और 8 आम 8 आपका मैंगो, और यहां पे 9 एप्पल और 4 मैंगो, तो इसका जो मूल्य होगा और इसका जो मूल्य होगा, दोनों का मूल्य आपका कह रहा है बराबर है। तो ये इधर आके घटेगा तो ये आपका 4A हो जाएगा, और ये उधर जाके घटेगा तो ये भी 4M हो जाएगा माइनस में। तो माइनस माइनस कट गया, तो मतलब A और M, मतलब यहां से आम का मूल्य, सॉरी, सेब का मूल्य और आम का मूल्य, ये दोनों आपका क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका रेशियो आपका बराबर होगा, तो बराबर हो गया तो 1:1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मूल्य आपका बराबर है। दोनों का मूल्य आपका क्या होगा? बराबर होगा। इस बात को देखिएगा, ठीक है, बराबर यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। परीक्षा में संदीप की उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक प्राप्त हुआ, उसे इतना अंक मिले यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है। तो परीक्षा में मान लेते हैं अधिकतम अंक आपका x था, इसमें क्या किया है कि जो उत्तीर्ण मतलब पास होने का जो मार्क्स था वो आपका 62% है, ये बोला गया। मतलब ये पास मार्क्स आपका टोटल मार्क्स का 62% आपका पास मार्क्स है, यहां पे ये दिया हुआ है। अब यहां बोला गया कि ये एक परीक्षा में एक संदीप ने इतना अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण अंक था ये उत्तीर्ण अंक है, मतलब पास मार्क्स है, इसका 55% कम अंक प्राप्त हुआ। तो 55% ये अपने आप में 100% है, तो ये अपने आप में 100% है, तो इससे कह रहा है कि 55% कम प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 45% प्राप्त हुआ, तो इसका 45% निकालेंगे, मतलब ये उत्तीर्णांक है, मतलब उत्तीर्णांक मतलब कहने का मतलब ये पासिंग मार्क्स है, तो ये पासिंग मार्क्स जितना था ये अपने आप में 100% है। इसमें बोला 55% कम प्राप्त हुआ, तो मतलब 45% हुआ होगा। तो ये हम लोग के अनुसार इतना संदीप को इतना मार्क्स मिला है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि इसको मार्क्स आपका इतना मिला है, तो यही निकालना है आपको। तो देखो आराम से पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा यहां से, ठीक है। तो 9 पचे 45 और ये 20 पंचे 100, ये आपका 31 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। तो यहां से अगर 9 काटते हैं तो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 4 43, 9 चौक 36, 9 अट्ठी 72। 8 इसको काटेंगे, 8 से कट जाएगा, तो ये 8 से कट जाएगा, तो यहां से x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, मतलब ये अधिकतम मार्क्स जो होगा, अधिकतम मार्क्स आपका कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, अधिकतम मार्क्स 800। ठीक है, अधिकतम मार्क्स आपका 800 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बी।
2400 रुपया में कैमरा बेचने पर रितु 20% का लाभ अर्जित करता है। मतलब यहां समझेंगे 20% 24,000 में जब इसको सेल कर रहा है, तो 24,000 में जब इसको सेल कर रहा है तो ये आपका एसपी है, तो 20% का लाभ अर्जित करता है, तो सीपी 100% होता है। सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 20% अगर लाभ हुआ तो 120, मतलब 120% बराबर इतना हो जाएगा। निकालना क्या है कि 25% लाभ अर्जित करने की चाहता है तो कैमरा किस मूल्य में बेचना चाहिए, तो 25 मतलब 125, क्योंकि अपने आप में 100% होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है, उसमें जो लाभ होता है सीपी में अगर लाभ को ऐड कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से जीरो कट गया आपका, ये 2 बार में कट गया, मतलब ये 200 बार में कट गया, तो ये आपका आ गया 250, 250 पर आपका कितना 30, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा कितना 25% पर एसपी हो जाएगा, 25% पर एसपी हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। ठीक है मेरे भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखो यहां से 4.2 4.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेलन का आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया टीएसए, टोटल सरफेस एरिया आपका जो होता है ये आर है, ये एच है। तो सबसे पहली बात होता है कि इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टॉप और बॉटम का एरिया, टॉप और बॉटम दोनों सर्कल होता है और दोनों सेम होता है, तो ये आपका आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कॉमन हो जाएगा भाई 2 पाई आर, आर प्लस एच प्लस आर, तो यहां से आपका आ गया 2 22/7। आर का मान कितना है भाई, आधार की त्रिज्या, और 4.2 और 8, तो आपका 8 4 12, 7 6 42, 7 6 42 आ जाएगा, है ना। तो यहां से आप देख लो यूनिट डिजिट को देख लो, और 6 दूनी 12, 12 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ये 3400 और 2400, देखो अनुमान लगाओ, 6 दूनी 12, 12 12 ही 144, 14 दूनी 28, मतलब ये 24 से ज्यादा होगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। डायरेक्ट आप मार सकते हैं, बिना इसको गुना किए हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर मार सकते हैं। सबसे पहले तो यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे तो यहां पे देखो 6 दूनी 12, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब यूनिट डिजिट पे आपका 8 होगा, ये फिक्स है कि 8 होगा, तो ये 8 और यहां पे 8। अब देखो इसको अनुमान लगाओ, तो ये आपका आ गया 6 दूनी 12, 12 12 ही 144, 44, 144 को 14 मान लो, 14 दूनी 28, मतलब 28 से ज्यादा होगा, ये 28 से कम है, तो ये आंसर नहीं होगा, तो 28 से ज्यादा आपका हो जाएगा कौन 32, 322.08 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक। 41 छात्र है, 41 छात्र एक कक्षा में 47 केजी भार वाले एक नया छात्र शामिल होता है। अब कक्षा का औसत भार आपका 1.5 केजी कम हो जाता है, ठीक है, तो कक्षा का नया औसत भार कितना होता है। तो यहां से एक बात समझो, कक्षा का नया औसत भार की अगर बात करें तो यहां सबसे पहले देखो कि कक्षा का भार कितना है, तो यहां से 47 केजी वाला बाहर गया, 47 केजी वाला बाहर गया तो कम हो गया, तो जब ये बाहर गया तो कम हुआ, तो 1.5 केजी कम हुआ। कितने लोगों के लिए, एक मिनट देखो यहां सुनो एक बात, मान लेते हैं कि यहां एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, ये आपका टोटल मतलब 41 छात्र का ग्रुप है। यहां से एक छात्र आपका 47 केजी वाला चला गया, जब ये 47 केजी वाला जब चला गया तो औसत बोल रहा है इतना कम है, इसका कहने का मतलब इतना कम हो गया, तो जो गया होगा बाहर वो ज्यादा रहा होगा, तो यहां से 47 मतलब कम हो गया, इसका मतलब जो बाहर गया होगा वो ज्यादा लेकर गया होगा, तो प्लस 1.5 और गुना, तो शामिल हो जाता है, सॉरी शामिल होता है, एक मिनट सॉरी शामिल हो जाता है, मतलब 47 केजी वाला जब शामिल हो जाता है तो एवरेज आपका 1.5 केजी कम कर देता है।
है ना, कम कर देता है, यहां पे ये बोला गया है। तो चलो देखो इसको, 41 का मान लेते हैं यहां से एक्स है, 41 स्टूडेंटों का विद्यार्थियों का एवरेज आपका कितना है, एक्स है। अब इसमें एक 47 केजी वाला एक आ गया, 47 केजी वाला यहां पे एंट्री कर गया। तो अब बताओ कि यहां पे आपका संख्या कितना हो गया, 42। अब एवरेज पहले एक्स माने थे, अब एवरेज क्या हो गया, कम हो गया, 1.5 कम हो गया। तो यहां से एक्स का वैल्यू निकालना है, और एक्स जो है ये आपका 41 विद्यार्थियों का औसत भार माने हैं कितना, तो यहां 41 और 42 इधर आ जाएगा आपका कितना, एक्स। तो ये कट जाएगा आपका 1.5 गुना, तो 42 और 21 हो जाएगा आपका कितना, 63 हो जाएगा माइनस में, और ये इधर चल जाएगा आपका 10, 110। मतलब एक्स बराबर आपका 110 है, मतलब पहले औसत आपका 110 था, लेकिन यहां पे बोला कि कक्षा का नया औसत कितना होगा, तो ये आपका पुराना औसत है, मतलब आने से पहले का औसत है। तो इसमें अगर नया का औसत निकालना है तो 1.5 कम हो गया है, तो ये आपका 108 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 108.5 ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहले औसत 110 था, अब नया जब आया है, नया आया तो कम हो गया, तो 1.5 कम हुआ, तो 108.5 हो गया इसका सही आंसर। अब कह रहा है दो रेलगाड़ी आपकी चाल दे रखा है, दो रेलगाड़ी की चाल आपका 40 किलोमीटर पर आवर है और एक 90 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है कि एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है। अब इसका जो है लंबाई दिया हुआ है इतना इतना मीटर दिया हुआ, और इसकी लंबाई जो दिया हुआ है 350। कह रहा है कि धीमी रेलगाड़ी को तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगा। तो कोई भी रेलगाड़ी अगर इसको भी ये इसको अगर पार करेगा, ये भी इसको अगर पार करेगा, तो ये खुद की लंबाई और इसकी लंबाई को क्रॉस करेगा। तो यहां समय निकालना होगा, समय बराबर दूरी। तो जब तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को पार कर रहा है, तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को पार कर रहा है, इस रेलगाड़ी को पार कर, ये खुद की लंबाई और इसकी भी लंबाई को पार करेगा। तो यहां से जुड़ जाएगा 7 5 12, 3 2 5 1 625। अब यहां पे याद रखना कि एक ही डायरेक्शन में चला है तो रिलेटिव स्पीड आपका घट जाएगा, और रिलेटिव स्पीड आपका घटेगा तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये आपका 5/18 लिखेंगे, क्योंकि ये मीटर में है तो ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो 5 से कट जाएगा आपका 125, ये कट जाएगा आपका 25 से दूनी, 25 से पंचे, तो ये कट जाएगा आपका 9। तो ये आपका आ जाएगा 45 सेकंड, ऑप्शन नंबर 45 सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 सेकंड इसका सही आंसर हो जाए। ये तेज वाला करे या धीमी वाला करे तो दोनों एक दूसरे को पार करेगा, तो दोनों एक दूसरे को पार करेगा तो इसकी लंबाई आपका ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, 27 लड़कों के एक समूह की औसत भार 21 वर्ष है। कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है तो औसत आयु इतना हो जाता है, समूह छोड़ने वाले लड़कों का आयु कितना होगा। तो यहां से एक बात समझो कि यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है ना, कोई लड़का है जो उस समूह को छोड़ देता है, तो यहां से एक बात देखो, यहां से पहले निकाल लो पूरा। तो 27 गुना 21। अब एक लड़का छोड़ देता है, मान लेते हैं ये x साल का, तो एवरेज आपका हो गया कितना, 27 लड़का था, अब यहां पे हो गया कितना 26, और एवरेज हो गया 21.31 पॉइंट आपका, है ना। तो समूह छोड़ने वाली संख्या आपका इतना निकालना पड़ेगा। दूसरा तरीके से आप देख लो, इक्कीस वर्ष पहले समूह को छोड़ दिया, 21.7 हो गया। तो समूह को जब छोड़ा तो ये पहले 21 था, अब बढ़ गया, मतलब जो गया है वो आपका ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा,
कम। तो कितना कम होगा? तो 0.7 कितने के लिए? तो आपका जो बचा हुआ लड़का है मतलब 26 के लिए। 21 और 7 छक 42 का 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 18। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा कितना? अगर ये 18 होता तो 3 होता और 2.8 वर्ष हो जाता, मतलब छोड़ने वाला आपका इतना हो जाता। समझे? देखो थोड़ा सा एक बात समझो, मतलब यहां पे 27 साल का एवरेज, 27 साल का बच्चों का आपका 21 था। जब एक लड़का निकल कर गया, मतलब ये आपका मान लेते हैं कि यहां पे 21 27 था, एक लड़का जब निकला, एक लड़का जब निकला 1 साल का, तो एवरेज आपका 21 पॉइंट, मतलब इसका एवरेज 21 था, 21 पॉइंट आपका कितना कर दिया 7। मतलब ये पॉइंट एवरेज बढ़ गया, मतलब ये जितना हिस्सा था उस हिस्से से, अगर 21 से 21 सबका था तो 21 से वो कम लेकर निकला होगा, उसका एज कम रहा होगा तो वो निकल गया, तो अब ये एवरेज क्या हुआ, जो बचा हुआ उसमें बढ़ गया, इसका मतलब कम, किससे? 21 से कम होगा। तो 21 से कम होगा, कितना कम होगा? 0.7 कम होगा। कितने लोगों के लिए? 27 लड़का था, एक लड़का बाहर निकल गया 26 के लिए, तो घटाएं तो आपका 2.8 आ गया। चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको भी कैलकुलेशन करके x का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये भी आंसर आपका यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, यहां से आंसर आपका आ जाएगा। करें कि 20,000 एक वर्ष 18% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ऋण दिए जाते हैं, तो ब्याज अर्धवार्षिक होगा। तो जब ब्याज अर्धवार्षिक होगा तो ये आपका जो रेट होगा, रेट परसेंटेज भी आपका क्या होगा? आधा होगा। तो आधा करेंगे तो ये आपका आ गया 9। अब जब ये 1 साल की बात किया है, टाइमिंग जब 1 साल, मतलब टाइमिंग आपका जो है, टाइमिंग जब 1 साल की है, तो टाइमिंग 1 साल है, तो एन आपका कितना टर्म हो जाएगा? आपका 2 टर्म हो जाएगा। तो इसका जो सीआई होगा, तो ये आपका ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया है, तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा? 1 साल 18, अगर 1 साल का डायरेक्ट लेते तो 18 हो जाता। तो यहां पे याद रखना R² बटा आपका 100%। अगर अगर हम जानते हैं CI 1 वर्ष का और CI 2 टर्म का, तो यहां 1 साल का CI और SI दोनों आपका बराबर होता है, और 2 टर्म में अगर लिखेंगे तो 18 पॉइंट ये आपका इतना होगा। तो दोनों देखो कितना अधिक हुआ, तो 0.81% आपका अधिक हुआ। तो इतना अधिक हुआ मतलब 2000 का 20,000 का 0.81 परसेंटेज 100, ये भी हटाएंगे तो यहाँ 100, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। 2 8 दूनी 16, मतलब कितना अधिक हो जाएगा आपका? 162 अधिक हो जाएगा, 162 अधिक। क्योंकि 1 साल का जब यहां पे अगर वार्षिक लगेगा तो 1 साल में आपका ब्याज रेट जो होगा वो 18% ही लगेगा, क्योंकि 1 साल का CI और 1 साल का SI दोनों बराबर होगा, तो 1 साल में आपका जो ब्याज लगेगा जितना इसका लगेगा उतना ही इतना लगेगा। अब 2 टर्म की बात करें तो यहाँ पे रेट आपका कितना हो गया? 9% हो गया। टाइमिंग आपका कितना हो गया? 2 टर्म हो गया अर्धवार्षिक होने पर, मतलब ये बोला गया है कि अर्धवार्षिक में है, तो अर्धवार्षिक आपका हो जाता है इतना, मतलब 9 + 9 और 9 गुना 9/100, है ना? अब कह रहा है स्नेहा अकेले काम को 30 दिनों में करता है, और अंजू उसी काम को ये 45 दिन में करता है। तो सबसे पहली बात है एलसीएम निकाल दो, 45 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 180। तो ये 6 बार में और ये 4 बार में, सॉरी 90 ले लो, तो ये 90 आ जाएगा। तो ये 90 करेंगे तो ये 30 या 90 और 45 दूनी 90, ये आ गया आपका इसका क्षमता। अब कह रहा है अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक अकेले काम किया। अंजू 45 दिनों तक, अंजू ये है 45 दिनों तक अकेले काम किया। 45 दिनों का काम, 15 दिनों का, सॉरी 15 दिनों का काम, 45 नहीं है 15 दिनों का काम।
तो 15 दिनों का काम करेंगे। अंजू, अंजू के बारे में बोला कि 15 दिनों 15 दूनी 30 आपका ये काम कर चुकेगा, तो बचेगा काम ये 60, और ये काम अकेले काम किया और फिर काम को छोड़ दिया, अंजू काम को छोड़ दिया, तो ये काम कौन करेगा? तो ये काम आपका स्नेहा के, ये काम जो है स्नेहा करेगी, स्नेहा के लिए है। तो टाइम ऑफ स्नेहा 23 काम को, रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ स्नेहा 3, कितना दिन में? 20 डेज में इस काम को कंप्लीट कर दिया है। ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अंजू 15 दिन काम कर लिया और छोड़ दिया, तो 15 दिन का काम वो हटा देंगे, तो बचा कितना? 60। यह 60 काम किसके लिए बचेगा? स्नेहा के लिए बचेगा, और वही स्नेहा करेगी। स्नेहा का एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 60 यूनिट काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? तो ये आपका हो जाएगा कितना? 20 हो जाएगा। गीता का औसत आयु 60 है, रीतु सीता का स्थान ले लेती है। यहां पे बोला कि सीता और गीता का औसत आयु 40 है, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज को योगफल में चेंज करेंगे। ये भी 40 साल, ये भी 40 साल, तो योगफल 80 साल। रीतु सीता का स्थान ले लेती है, रीतु जो है सीता का स्थान ले लेती है, तो और गीता, ये गीता जो का त्यों रहेगा, तो उसका 38, 38 दूनी आपका हो जाएगा कितना? 76। फिर बोला कि रीतु गीता का स्थान ले लेती है, यदि रीतु गीता का स्थान ले लेती है, सीता और रीतु गीता का स्थान ले लेती है, तो यहां पे आ जाएगा गीता का स्थान, मतलब ये मेन है, फिर सीता रीतु गीता का स्थान ले लेगी, तो सीता और प्लस रीतु, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 42 दूनी आपका ये हो जाएगा 84। तो यहां से अगर लेना चाहते हैं तो देखो यहां पे एस, जे और आर, ये आपका डबल आ गया है, तो यहां से आपका 6 4 10, 8 8 16, 23 23 1 आपका 24, मतलब एस प्लस जी प्लस आर, तो ये आपका हो जाएगा 120। तो यहां से आपसे पूछा गया अलग अलग वैल्यू, मतलब सीता का, गीता का, रेतु का। अब बताओ यहां पे एस जी आर, सीता गीता रीता का 120 है, तो इसमें से सीता गीता निकल जाएगा, तो आपका बचेगा 40। तो किसका बचेगा? यहां से किसका मान निकल जाएगा? आर का मान निकल जाएगा, तो एक आर का मान निकल जाएगा, तो ये आपका 40। एक ही नंबर ऑप्शन में है, सभी को निकालने की जरूरत यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगा, सभी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक ही लास्ट में आपका ऋतु का 40 एक ही दिया हुआ, मतलब ये 36 और ये 44 हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर सॉल्व करते हैं, तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं, तो यहां पे देखो 81 कैलकुलेशन है, भागा, इसको सॉल्व करो, तो ये कट जाएगा आपका 11 बार में, और ये कट जाएगा आपका 2 बार में। 11 में से -2 चल जाएगा, 11 में से 2 चला जाएगा, तो ये आपका 9, और गुना आपका, सबसे पहला काम होता है भाग का काम होगा, तो ये पलट जाएगा, नाम में चेंज कर देंगे, 169, तो 9 9 81, और और 13 से इसको काटेंगे, तो 13 कहीं 13, इस 7 79, 13 छक 78, 13, 16 गुना 11 करेंगे, तो आपका 176 से कट जाएगा, और आपका हो जाएगा 2197, ठीक है। 9 1/9 गुना 2197 इतना, तो 9 9 81, हाँ देखो 9 है यहाँ पे,
एक मिनट, 81/13 और इसको भागा को गुणा में चेंज करेंगे तो ये 1/9 आ जाएगा और ये आपका इतना आ जाएगा। ये देखो 9×81, अगर यहाँ पे इसको करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, ये तो कट जाएगा 9 बार में, ये 9 बार में कट जाएगा। 13, 7 1 8, देखो 13 से इसको काटेंगे, 13 का 13 हो जाएगा, तो 13 का 13, 7 और 1 8, 89 हो जाएगा। 13 छक 78, 13 छक 78 हो जाएगा, तो 78 113, तो 13 नंबर 70 यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे अगर आपका स्थगित होता है। सारे क्वेश्चंस आपका एनालिसिस कर दें, किसी भी क्वेश्चंस में आप लोगों का अगर प्रॉब्लम रहा होगा तो वो कमेंट करेंगे, उसको हम फिर से उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग, आज की क्लास यहाँ पे आपका समाप्त हो गई। क्वेश्चंस बहुत आसान सवाल थे और देख पा रहे हो सब आसान सवाल थे, एकदम कैलकुलेटिव किसी में नहीं था, एकदम कैलकुलेटिव भी था तो वो ऑप्शन से बन जा रहा था, ऑप्शन से सॉल्व हो जा रहा था। ठीक है, चलिए, थैंक यू।